Okay, today we will start from the concept of intermolecular forces. In last class, we learned few things about intermolecular forces, and today we will start from its type of intermolecular forces that are usually these forces are called weak forces because they are not as much stronger as intramolecular like chemical bonding. Whenever we will talk about intramolecular, it means we will have to deal with the chemical bonding, chemical nature of bonding like ionic bond or covalent bond. Suppose we have structure of water. This bond is the chemical bond. This is a stronger bond as compared to water molecule, which is physically is bonded with this water molecule through weak force of interaction. That is called intermolecular forces. Mainly there are two types. mainly कौन सी हैं? एक होती है आपके पास डाइपोल इंटरेक्शंस और दूसरी आपके पास वो है जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। अब डाइपोल इंटरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। वो कैसे? इसमें एक आगे आपकी बात बनती है जिसमें ये वाकई दोनों बोथ कंपोनेंट्स हैव डाइपोल एंड दे आर पोलर। ठीक है। दूसरे में आपके पास क्या आ जाता है कि वन ऑफ देम इज आयन एंड अदर इज डाइपोल। थर्ड में क्या आता है? थर्ड में क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ऐसा ही है। फिर आपके पास एक और टाइप है डाइपोल की, और इसमें आपके पास यूजुअली क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो अगर देखा जाए तो ये अब आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये 4 डिफरेंट शेप्स हैं। इन एडिशन टू ऑल दीज 4, वन मोर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी क्या है? ये भी बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द मॉलिक्यूल्स। मगर in this case this also comes under the subject of dipole interaction, but there are some specific conditions for hydrogen bonding, which are that conditions: one of the element, when there is a dipole interaction among two molecules, one of the element should be hydrogen. That is actually electropositive, and the other part which is contributing in this hydrogen bonding, that must be more electronegative, such as oxygen, nitrogen or fluorine. ठीक है? Suppose I have HCl, HCl. This is a polar molecule. Here it has two poles, electropositive and electronegative. This is called dipole. And this other molecule also has dipole. So this interaction is called dipole interaction, force of attraction, because this sort of interaction is actually providing attraction between these two molecules.
So we call it intermolecular force of attraction. This type of attraction is called dipole force of attraction. अब इसमें जो मैंने ये डाइपोल को आगे ये लाइन लगाई, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसकी टाइप्स हैं, इसका ये मतलब है कि जिनमें कहीं ना कहीं डाइपोल का आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। और उनमें से इन दो में से कोई एक में एक पार्ट जो है वो परमानेंट डाइपोल रखता है, और इसमें आपके पास आयन है, और इसमें भी एक डाइपोल होता है, फिर रिड्यूस होता है। ये तीन वो है जिनमें डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा होता है पहले से। ये फोर्थ वो है जिसमें दोनों में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, मगर इंड्यूस्ड भी होता है, और देन फॉर मोमेंटली इट इंड्यूस्ड डाइपोल इन अदर मॉलिक्यूल, जिस वजह से आप इसको लगा लेते हैं। क्योंकि इसमें डाइपोल जहाँ पे भी होगा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, जितना डाइपोल कम होता जाएगा अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। तो सबसे वीक डाइपोल यहाँ पे, डाइपोल आप खुद से बना भी रहे हैं और वो अगले को भी बना रहा है दूसरे मॉलिक्यूल में भी, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू ऑल दिस थिंग, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये मॉलिक्यूल है, ये है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे पता चला? ये डाइपोल इंटरेक्शन है, मगर चूंकि इसमें एक एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करता है, मगर वो तो यहाँ पे हाइड्रोजन, मगर इट डजंट मीन कि अगर हाइड्रोजन ही है तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो देयर मस्ट बी अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन वाली बात भी होगी, मगर साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली भी बात होगी। इस वजह से आप कहेंगे कि ये जो है आपका ये इंटरेक्शन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इन चीज़ों से, ठीक है, जो हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इन चीज़ों से, तो इन सब में जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद डाइपोल, फिर आयन डाइपोल, ठीक है, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एंड पे आती है ये लैंगन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिनको वीक फोर्सेस कहते हैं एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, मसलन कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग से ये फोर्सेस वीक होती हैं। इनको जो हम वीक फोर्सेस कहते हैं, तो ये यूजली जब आप 1 लीटर वाटर लेते हैं और 1 लीटर आप ईथर लेते हैं, ईथर का पता है बेटा, पता है आपको ईथर का? ईथर हाँ जी, वो जो हाईली वेपराइज है जल्दी एज कंपेयर टू वाटर। तो इन दोनों में से हम इन दोनों को अगर चेक करना हो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी हो कि कौन सा जो है वो अच्छा है, कौन सा किस लिहाज से अच्छा है, और किस में मेल्टिंग पॉइंट है, किस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसके वेपर जल्दी बनते हैं, किसके लो बनते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है ये हमें कब पता चलती है, जब हम इनको मेजर करते हैं। और इनको मेजर करने के बाद जो इनमें डिफरेंस आता है, मीन कि वाटर जो है वो एज कम्पेयर टू ईथर थोड़े ज़्यादा टाइम लेता है वेपराइज होने में, ठीक है। तो क्या वजह है, या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर से बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है, वो क्यों है, ठीक है, या वाटर की जो विस्कोसिटी है वो ईथर की विस्कोसिटी से ज़्यादा है, क्यों है, ठीक है, क्यों ऐसी, क्या वजह है, या कम है तो क्यों होती है। आपने देखा कि एथेनॉल की जो है वो विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा थी, ऐसे कि तो वो क्यों ज़्यादा थी, उस टेम्परेचर पे। तो ये सारे पैरामीटर्स आपने देखने होते हैं, और फिर वो मेनली किस पे डिपेंड कर होते हैं,
वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। मसलन वाटर और अगर ईथर की बात करें तो वाटर में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ईथर, इसलिए ईथर जल्दी वेपोराइज हो जाता है और वाटर टाइम लेता है, और वाटर थोड़ा सा लेट बॉयल होता है एज कम्पेयर टू ईथर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपने ज़हन में रखना होगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। हाँ, वो भी देखते हैं, मगर इंट्रा मॉलिक्यूलर जब हम बात करते हैं ना कि ये चीज़ बॉयल हो गई या ये चीज़ लिक्विड से वेपर में चली गई है, तो हमारा मेन कंसर्न किस पे होता है, उनकी फिजिकल चेंज पे। मसलन आप वाटर है, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, ये वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए हुए होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हर साइड से। ठीक है, मतलब ये है, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर, ये भी इधर हो सकता है, ये भी इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। ठीक है ना, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, मीन कि वो इस तरह की अटैचमेंट होती है। अब जब आपने उसको हीट करना है तो हीट से क्या होगा, इनमें से स्ट्रॉन्गर फोर्स ये है, वीकर ये है, तो पहले कौन सी टूटेगी, वीकर वाली। जब ये टूटेगी तो ये हो जाएगा, तो ये क्या होगा फर्दर, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, उनकी दूर जाएंगे, जब दूर जाएंगे तो उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मीन्स कि आप इनको और एनर्जी दे रहे हैं, जब एनर्जी दे रहे हैं तो ये एक टेंशन बना होता है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, इस पर बात करेंगे। तो जब इस मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिल जाए कि सरफेस टेंशन को ब्रेक कर दे तो वो वेपर बनना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर जब इसका वेपर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो फिर वो बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है, ये सारी हम बात करेंगे। तो अगर आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि वाटर का ये ब्रेक होगा तो फिर तो वो ये चीज़ बन जाएगी ना, फिर वाटर नहीं रहेगा, फिर कोई और चीज़ बन जाएगी। जो प्योर वाटर होता है ना उसमें ये आयंस नहीं होते, जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है जब उसमें ये आयन नहीं होते तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होती, बेशक हाथ डाल के बैठे रहते। तो जो हमारे यहाँ पानी होता है, जो कि इसमें साल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, तो दूर आप हाथ डालते हैं तो आप फिर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम कर रहे होते हैं तो वो इतने टेम्परेचर। अब आज हम बात करेंगे विस्कोसिटी की, जो कि वो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है, इसकी थोड़ी सी उसकी हम बात करते हैं, विस्कोसिटी। इसी तरह हम सरफेस टेंशन पे बात करेंगे, वेपर प्रेशर पे करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट पे करेंगे। इन फोर्स को फिर हम आगे फर्दर निकल जाएंगे सॉलिड्स की तरफ। ठीक, विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड की रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फ्लो। ठीक है, मीन के कोई लिक्विड है वो कितना फ्लो करने में उसको कितना रेजिस्टेंस आ रही है, उसको कितनी रेजिस्टेंस वो दरकार है। मीन के अगर यहाँ से वहाँ जा रहा है तो अगर सरफेस पे रेजिस्टेंस या उसके दरमियान डायरेक्ट हैंड की रेजिस्टेंस वो ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा कि उसका फ्लो कम होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, फ्लो कम, विस्कोसिटी ज़्यादा। मीन के फ्लो लेस है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है, और अगर फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा है तो विस्कोसिटी उसकी कम है। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो है बेसिकली। ये है क्या, अगर आप एक लेयर लेते हैं, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं कि एक ऊपर वाली सरफेस है और एक ये नीचे है, आप पानी लेते हैं टब में, एक उसकी बेस होती है, एक ऊपर होता है, ऊपर से पानी जो है वो आपको चलता हुआ नजर आता है, उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो लेयर बाय लेयर चलते हैं। मसलन जो मॉलिक्यूल है ना, इसी तरह यहाँ पे है,
उनकी लेयर्स बनी होती हैं। आपने एक जैसे मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये वाला तेज फ्लो करेगा या ऊपर वाला? ऊपर वाला, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस कम है। यहाँ पर इधर भी इंटरेक्शन तो उसको फ्लो करना, तो इसकी स्पीड रिलेटिवली फास्ट होगी। ठीक है, तो अब अगर इन दो को ले लें, एक लेयर वो है और एक हम कह देंगे जी एक ये लेयर है, तो ये 2 लेयर्स बन गई ना। ठीक है, तो अब जो फोर्स है रेजिस्टेंस टू फ्लो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना एरिया है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इनका आपस में, अगर ये डिस्टेंस का देखें, ठीक है, तो फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको अब ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन, डी स्टैंड फॉर चेंज इन वेलोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। तो इसको अगर हम इक्वालिटी की तरफ लाएं तो ये आपके पास ये बनता है। ये क्या है? ईटा, ETA, ईटा का साइन बोलते हैं, और ये किसका सिंबल है? विस्कोसिटी। ठीक है, ये किसका सिंबल है? विस्कोसिटी का। अब आप देखिए, तो विस्कोसिटी के नाम में क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय ए एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx और dt। ये क्या जाएगा? अब यहाँ से आपने यूनिट्स निकालने हैं, आपने पहले पढ़े हुए तो नहीं, मगर यहाँ पे हम उसकी डायमेंशन और यूनिट्स निकाल दें। ये आपके पास है फोर्स, ये किसमें आप लेते हो? न्यूटन में। ऐसे ही? यस सर। ए मीटर में है, ये क्या होता है? डिस्टेंस मीटर में। ऐसे ही है जी। और वी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही है, मीटर वेलोसिटी है, मीटर सेंटीमीटर ये न्यूटन में, और ये तो इस तरह कर आते हैं। तो ये आपके पास क्या हो इसका पीछे? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही है ना। तो ये कैसे बनता है? ये कैसे आएगा? न्यूटन क्या होता है? फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये मीटर इससे कैंसिल, ठीक है, ये बन गया किलोग्राम मीटर इनवर्स, ठीक है, ऊपर जाके -2 और +1 आता है। ये देखिए बेटा, ठीक है ना? -2 +1, तो ये क्या हो गया? किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, यही आपने लिखा था। तो ये आपके पास विस्कोसिटी के यूनिट्स हैं, ठीक है, SI सिस्टम। इसको फर्दर हमने क्या कहा था कि ये जो विस्कोसिटी होती है ये 1000 cp के इक्वल होती है, सेंटीपोइस की। और फिर हमने ये कहा था कि 1
CP जो है ये 0.001 इसके ऊपर होती है। ठीक है ना? और फिर 1 पॉइंट जो है ये 0.1 इसके ऊपर, ये भी आपने पढ़ा। ठीक है, तो इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। क्लियर? अब है कि आप इसकी डिटर्मिनेशन कैसे करें। क्या करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट मेजर करते हैं वो है विस्कोसिटी पाई R4 P टाइम 8 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस इक्वेशन को कहते हैं P PIOSEULLEIS। ठीक है, अब ये रिलेशन है। अब ये है तो इसमें आपको पाई चाहिए, वो क्या होता है 3.14। आर जो है वो डायमीटर है, रेडियस है, वो जो लेंथ है ना उसका रेडियस है, कितनी लेंथ बनती है रेडियस। पी प्रेशर, टी टाइम ऑफ फ्लो, 8 वो फैक्टर आया, लेंथ ऑफ द ट्यूब योर आर्ट और जो भी एंड वॉल्यूम, ये सारे फैक्टर। मगर इन सब फैक्टर को लेके चलना मुश्किल है, तो इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मेजर करना मुश्किल है। ठीक है, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज डिफिकल्ट टू मेजर या डिटरमाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें इन पैरामीटर्स को लेना, वॉल्यूम, लेंथ, आर जो है और प्रेशर जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव विस्कोसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? रिलेटिव विस्कोसिटी। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी नहीं ले रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, रिलेटिव। ये मेथड कौन सा है? ये भी ऑस्टवर्ड मेथड है। कौन सा मेथड है? ये ऑस्टवर्ड मेथड है जो भी हम कर रहे हैं। तो रिलेटिव विस्कोसिटी फिर हम कैसे मेजर करते हैं वो आपको पता है, थ्रू ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर। ठीक है, इससे आप क्या करते हैं, विस्कोसिटी फाइंड करते हैं। अब वो क्या है, अगर आपने वो रिलेटिव लेनी होती है, अगर हम इसको कहते हैं मेटेरियल की विस्कोसिटी 1 ऑफ लिक्विड 1, तो इसमें क्या क्या चीज चेंज होगी, प्रेशर और टाइम। अगर हम बाकी चीजें फिक्स रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई R4 P1 T1 ओवर 8 लेंथ वॉल्यूम। मीन की सेम ट्यूब है। ठीक है, हर लिक्विड के लिहाज से उसका प्रेशर डिफरेंट है। अगर भी साइड 2 लें तो वो क्या हो जाएगा, पाई R4 P2 T2 8 लेंथ वॉल्यूम। अब इनकी डायरेक्ट लें, साइड 1 और साइड 2 करें तो ये क्या बच जाएगा, बाकी चीजें कैंसिल, आपके पास बच जाएगा P1 T1 और P2 T2, यही बचेगा ना, बाकी तो कांस्टेंट। तो प्रेशर जो है वो डेंसिटी के इक्वल भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, ऐसे ही है ना, रो 1 T1 रो 2 T2।
यही आपने किया है ना। तो ये बेसिकली कहाँ से चीज़ जो आपको फॉर्मूला लिख के दिया था वो कहाँ से आया था, बेसिकली इस इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। वहाँ पे ये प्रूव नहीं है क्योंकि वो तो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल था। अब आपको ये पता लगता कि ये बेसिकली डेंसिटी का सिंपल इसको क्या कहते हैं? रो रो ROH रो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स हो मसलन, तो रिलेटिव किसके अगेंस्ट में लेते हैं, रिलेटिव टू वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड है जो भी आपका डिवाइडेड बाय वाटर, क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक होगी बात, ठीक हो गया। क्लियर, ओके। तो इससे आप विस्कोसिटी, अब ये अब आपके डिफरेंट है, आप पॉइज भी निकाल सकते हैं, आप सेंटी पॉइज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप वैल्यूज निकालते हैं। अब सपोज डेंसिटी की जगह प्रेशर भी नहीं लिख सकते सर? हाँ प्रेशर है, मगर उसको फिर आपने डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, वो वहाँ पे गिवन होगा ना आपको, तो वो डेंसिटी फिर लैब में आपको लिक्विड रादर प्रेशर आपको डेंसिटी मेजर करना आसान है। वो किस तरह करते हैं, थ्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर, वो इसी है। अब प्रेशर के लिए आपको पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। अब एक न्यूमेरिकल है वो देखें, मैं कहता हूँ कि हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें वाटर का टाइम ऑफ फ्लो जो है वो है 80 सेकेंड्स, ठीक है। और एक लिक्विड लेते हैं, सपोज कोई भी है, उसको मैं कहता हूँ एथेनॉल कह लेता हूँ, ठीक है। वो है जी 175 सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है एट 20 डिग्री, 0.998 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ एथेनॉल वो है 0.790 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है एट 20 डिग्री सेल्सियस को 0.01008 वॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने विस्कोसिटी ऑफ एथेनॉल एट 20 डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है। तो क्या हो जाए, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, एथेनॉल डिवाइडेड बाय वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एथेनॉल, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ एथेनॉल, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आपको किसकी चाहिए, एथेनॉल की, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ E एथेनॉल, टाइम ऑफ एथेनॉल, डेंसिटी ऑफ वाटर, टाइम ऑफ वाटर मतलब विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लो ऑफ एथेनॉल कितना है, 175 सेकेंड्स, डेंसिटी ऑफ एथेनॉल कितनी है, 0.790 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। टाइम ऑफ फ्लो कितना है, 175 सेकेंड्स। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, यहाँ से देखें 0.998। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 80 सेकेंड, मल्टीप्लाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.01008, निकालिए क्या आती है, विस्कोसिटी ऑफ
सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई थी। सेंटीमीटर खींचते हैं राइट, तो वाटर वाला को सेंटीमीटर करना ही कैसे ही ठीक है। आप कह रहे हैं कि एमएल भी कौन लिखा? नहीं सेंटीमीटर होता है ना, हाँ वाटर का उसमें करना चाहिए, अगर बाकी सबसे इक्विवेलेंट हो कैसे ठीक है। जिस तरह मुझे निकालेगा जी पॉइंट में वैल्यू आती है आप उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। अब आप पॉइंट में है तो आप पॉइंट में निकालें। आपने क्या करना है कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस, जो आंसर है डिवाइडेड बाय दिस, फिर जो आंसर है उसको फिर डिवाइड करेंगे तो आपका डायरेक्ट कैलकुलेटर का आंसर आ गया। तो कितना आया? ये कैल्शियम लाइन की संख्या भी है, ये सेम चीज है, ये भी सेम है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0.017। ठीक है। अब आंसर सिर्फ आपको पॉइंट में है कितना? 0.01744। क्या आ गया? अब इसको सेंटीपॉइंट में कर सकते हैं। पॉइंट बड़ा यूनिट है, सेंटीपॉइंट छोटा यूनिट है, और आपको पता है कि 1 सेंटीपॉइंट जो है वो 10⁻² पॉइंट की इक्वल है। तो 1 पॉइंट जो है वो 10⁻² cp के इक्वल है, और ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीपॉइंट। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? पॉइंट की वैल्यू रखेंगे ना, पॉइंट किसकी इक्वल है? 100 cp के इक्वल है। आप यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 1.74 cp, ऐसा ही है। तो ये क्या है? विस्कोसिटी ऑफ, आप cp में इसकी विस्कोसिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेंटी पहले तो माइनस 2 होता है ना, सेंटी, यस सर। ठीक है। तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10⁻² cp हो जाएगा। तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 100 cp। तो अब पॉइंट की वैल्यू आपने 100 रखी, मीन कि ये यहाँ पे कुछ इस तरह किया आपने 0.0174 100 cp, ठीक है। 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 1.74 cp।